मसीह का तमाम ये संबोध लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। शाम के 7 बज चुके हैं और समय हो चुका है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है आपका। दिन बदले, हफ्ता बदला, लेकिन दिन की सबसे बड़ी खबर नहीं बदली। आज एक बार फिर दिन की सबसे बड़ी खबर अदानी समूह है। अदानी समूह से जुड़ी तमाम खबरें जो हमने आपको बताया वो अनफोल्ड होता दिखा। आज कौन सी खबरें हैं, क्या उनके मायने हैं, ये सब कुछ समझेंगे मनी सेंट्रल में। लेकिन अदानी समूह के इतर और कौन सी खबरें हैं मनी सेंट्रल में, वो जानने के लिए आप देखिए ये ऑन द शो। शुरुआत करेंगे गेहूं की महंगाई से। क्या कम नहीं होगी गेहूं की महंगाई? अगले साल भी ऐसे संकेत बन रहे हैं। क्यों, ये समझेंगे। सेबी क्यों करा रहा है म्यूचुअल फंड्स की फॉरेंसिक ऑडिट? फॉरेंसिक ऑडिट कराने जा रहा है ट्रस्टीज की, म्यूचुअल फंड्स की, एएमसीज की। क्यों ऐसा? कैसे कम होगी वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें? ईयू ने नए सुझाव का क्या मतलब? ईयू ने नया सुझाव दिया है ट्रेड डील से पहले। क्या ये सुझाव है, इसका क्या मतलब है, ये समझेंगे। अदानी समूह में क्यों नया निवेश नहीं करेगा एलआईसी? इसका निवेशकों के लिए क्या मतलब है, एलआईसी के लिए क्या मतलब है, ये जानेंगे। और चलते चलते आपको बताएंगे कि अदानी समूह की विस्तार योजनाओं पर चल गई कैंची। आपको हमने बताया था दांव पर भविष्य कर कर, हमारी थंब था, हेडलाइन थी, जिसमें हमने कहा था कि आने वाले दिनों में ऐसा होगा शायद कि समूह को मजबूर होना पड़ेगा अपनी विस्तार योजनाओं पर कैंची चलाने पर, उनको रोकने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए। और ऐसा ही कुछ होता दिखा। अदानी समूह पर चर्चा सबसे अंत में करेंगे। सबसे अहम मुद्दा है शुरुआत गेहूं से। गेहूं की नई फसल के समय सरकार की तरफ से गेहूं निर्यात पर लगाई गई पाबंदी आगे भी चलती रहेगी, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। इसके हटाए जाने की कोई संभावना नहीं है। कारण है अनाज की महंगाई। ऊपर से सरकारी गोदामों में पहले के मुकाबले काफी कम गेहूं। ऐसे में निर्यात खोला गया तो बाजार से गेहूं की कीमतें और बढ़ सकती हैं और सरकार को ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। सर, नई आवक शुरू हो गई है, क्या संभावनाएं बनती दिख रही हैं स्टॉक लिमिट को लेकर सरकार की तरफ से? हाँ, शुभ मनी सेंट्रल में आपका स्वागत है। गेहूं की कीमतों में हमने दिसंबर के महीने में करीब 22% की महंगाई देखी, 22% की इन्फ्लेशन देखी। भारत में हाल फिलहाल के वर्षों में गेहूं में इतनी महंगाई नहीं देखी गई और इस इन्फ्लेशन की ही वजह थी कि सरकार को अंततः बाजार में अपने कम अनाज भंडार का इस्तेमाल करते हुए गेहूँ छोड़ना पड़ा और उसके बाद बाजार में कीमतों में थोड़ी गिरावट भी दिखाई दी। पर अभी भी कीमतें बाजार में एमएसपी से ऊपर बनी हुई हैं। मौजूदा परिस्थिति में अगर आप देखें तो एमएसपी में और बाजार में जो कीमतों में गिरावट के बाद गेहूँ की कीमतें, उनमें भी 200 से 300 रुपए का अंतर दिख रहा है। ये कीमतें इसी लेवल पर रहेंगी ऐसी संभावना है, क्योंकि इस बात का संकेत बाजार नहीं दे रहा है कि नई फसल आने के साथ भी गेहूं की कीमतों में कोई बहुत बड़ी कमी आएगी और एमएसपी से नीचे जाएंगी। और यही एक वजह है जिसके आसपास सारा गेहूं का इस साल का अर्थशास्त्र या इस साल की गेहूं की मांग और आपूर्ति की परिस्थिति घूमती दिखाई दे रही। शुभम ने आपको बताया कि सरकार गेहूं का निर्यात नहीं खोलेगी। लगभग असंभव है सरकार के लिए, क्योंकि पिछले साल गेहूं का निर्यात ही महंगा पड़ा था, वहीं से सारी गाड़ी पलटना शुरू हुई थी और सब कुछ उलट पलट गया। तो ऐसा तो सरकार शायद गेहूं के निर्यात को लेकर इस बार नहीं करने वाली। पर इस बात की भी संभावना लग रही है कि सरकार इस साल गेहूं की स्टॉक लिमिट्स भी वापस ले आए, यानी भंडारण की सीमा तय कर दे, क्योंकि इस बात का दबाव दिख रहा है कीमतों पर कि अगर सरकार को मौजूदा एमएसपी पर बाजार में पर्याप्त गेहूं नहीं मिला भंडार के तौर पर, जो संभावना बनती दिखाई दे रही, क्योंकि अगर बाजार में अच्छी कीमत है गेहूं की तो किसान शायद एफसीआई को गेहूं बेचने के बजाय बाजार में गेहूं बेचेगा और फिर वहां गेहूं के भंडारण की या जमाखोरी जिसको कहा जाता, उसकी संभावना बनती दिखाई देगी। सरकार की तरफ से इस बात का संकेत भी खरीद से पहले दिया जा रहा है कि शायद गेहूं की स्टॉक लिमिट आ सकती है, यानी गेहूं के भंडारण की एक सीमा तय की जा सकती। कुल मिलाकर किस्सा कोता है इसका कि सरकार को इस बात की संभावना है कि गेहूं की महंगाई इस साल भी कम नहीं होगी और अगले साल अगली फसल तक रहेगी। दूसरी चीज़ है कि महंगाई के आंकड़े करीब से देखे जा रहे हैं। आरबीआई बार बार कह रहा है कि केवल सब्जियों को छोड़ दिया जाए तो सारे प्रमुख खाद्य उत्पादों की महंगाई में लगातार बढ़त बनी हुई है। इसलिए इस साल और शायद भारत को गेहूं की महंगाई के साथ रहना पड़ेगा। हालांकि गेहूं के उत्पादन को लेकर अनुमान और आकलन बहुत अच्छे हैं। मौसम को लेकर थोड़ा ऊंच नीच दिख रहा है गेहूं की फसल के कटते समय, लेकिन अनुमान और आकलनों में अभी फिलहाल कोई कमी नहीं दिखाई दे रही है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो अंशुमान जी ने बताई कि मौसम को लेकर जो मिजाज बदल रहा है, इससे उम्मीद है कि 5 से 10% ईल्ड पर असर आ सकता है, ऐसी खबरें हैं। और दूसरा, कीमतें अभी भी एमएसपी के ऊपर हैं। आज दिल्ली में जो भाव है वो 2600 रुपये के करीब है। शुक्रवार से 175 रुपये कम ज़रूर है, लेकिन 2125 रुपये जो एमएसपी है 23-24 के लिए, उससे भाव अभी भी 300-400 रुपये
ऊपर है। ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है और महंगाई इसकी वजह से ही ऊपर रह सकती है। अगली खबर, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के रडार पर अब म्यूचुअल फंड्स, उनकी फंड मैनेजमेंट कंपनियां और उनके ट्रस्टी आ गए हैं। सेबी इन सभी का फॉरेंसिक ऑडिट कराने जा रहा है और फॉरेंसिक ऑडिट के लिए सेबी ने विज्ञापन भी जारी कर दिया है। पिछले हफ्ते ही सेबी ने म्यूचुअल फंड ट्रस्टियों के रोल और जिम्मेदारियों को जवाबदेह बनाने के लिए एक चर्चा पत्र भी जारी किया था। सर, क्या है ऑडिट की वजह जो सेबी कराने जा रहा है? शुभम, और कोई दिन होता तो शायद शेयर बाजार के लिए सबसे बड़ी खबर होती, क्योंकि भारत में पहली बार रेगुलेटर सभी 44 म्यूचुअल फंड का आपराधिक ऑडिट कराने जा रहा है। फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब इनके कामकाज में कुछ गहरी अनियमितताएं पाई गई हैं, इनके कामकाज में गड़बड़ियां पाई गई हैं नियमों के तहत, और इसलिए इनका ऑडिट होगा और इसमें सारे 44 म्यूचुअल फंड शामिल होंगे। सेबी पिछले 1 साल से म्यूचुअल फंड्स के भीतर चल रही तमाम गतिविधियों को लेकर परेशान भी है और दबाव में भी है। 2 घटनाएं आपको ताजे तौर पर याद करनी है। एक्सिस म्यूचुअल फंड की फ्रंट रनिंग का मामला, जिसमें कि एक्सिस म्यूचुअल फंड के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, वो सामने है। और इससे पहले फ्रैंकलिन टेम्पल्टन का जो फियास्को हुआ था 2 साल पहले, जिसमें निवेशकों का भी पैसा डूबा था और फंड के ऊपर भी कार्रवाई की गई थी। इसके बाद सेबी को ऐसा लग रहा है कि म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनियां और ट्रस्टी सब कुछ साफ सुथरा और पाक साफ नहीं कर रहे हैं, और सेबी की जिम्मेदारी है, क्योंकि देश के हजारों निवेशकों का, लाखों निवेशकों का पैसा इन म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक मार्केट में जाता है। बचत की सीमित संभावनाओं के बीच यदि फंड्स ट्रांसपेरेंटली काम नहीं कर रहे हैं तो ये बड़ी चिंता की बात है। तो सेबी करने क्या जा रहा है? सेबी ने इन्वेस्टमेंट जितनी भी सिक्योरिटीज की स्ट्रेटजीज हैं उनका ऑडिट करने के लिए कहा है। सेबी इनके पोर्टफोलियोज का ऑडिट करेगा, इनकी वैल्यूएशन प्रैक्टिसेस का ऑडिट करेगा। वैल्यूएशन प्रैक्टिसेस का मतलब होता है कि आखिर ये कैसे वैल्यू करते हैं म्यूचुअल फंड की, एनएवी कैसे निकालते हैं जो आपके पास आपके कैश स्टेटमेंट में बनकर आती, उसका तरीका, उसका फार्मूला क्या है, इनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी कैसी है, ये किस तरह से अपने स्टॉक्स चुनते हैं। क्योंकि फ्रंट रनिंग का रिस्क, फ्रंट रनिंग का मतलब सूचना से पहले निवेश को भीतर से कुछ इनसाइडर सूचना लेकर स्टॉक्स को खरीद लेने के जो आरोप म्यूचुअल फंड्स पर लगते हैं, तो इनकी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी क्या है। और आपको याद होगा कि सेबी ने फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और एक्सिस म्यूचुअल फंड के दफ्तरों पर छापेमारी भी की थी पिछली घटनाओं के बाद। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफ़ी उथल पुथल है, काफ़ी खलबली है, क्योंकि भारत देश का रेगुलेटर 44 के 44 म्यूचुअल फंड्स पे का ऑडिट करने जा रहा है, और इस संभावना से ऑडिट करने जा रहा है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सेबी के इस ऑडिट पर लोगों की निगाहें रहेंगी, इसके फैसलों पर निगाहें रहेंगी, और हमें ऐसा संकेत, ऐसा माना जा रहा है कि इस ऑडिट के फैसलों के बाद भारत में म्यूचुअल फंड्स को लेकर, उनके कामकाज को लेकर, उनके वैल्यूएशन को लेकर, उनके निवेश के तौर तरीकों को लेकर नीतियों में बड़ा बदलाव हो सकता है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया 3-4 हज़ार करोड़ रुपए के लोन को रीफाइनेंस कराने के लिए बैंकों से बातचीत कर रही है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की खबर के मुताबिक लोन रीफाइनेंस के लिए स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC के साथ बातचीत हो रही है। कंपनी की अपना कारोबार चलाए रखने के लिए वोडाफोन आइडिया को इंडस टावर, नोकिया और एरिक्सन को तुरंत प्रभाव से फीस का भुगतान करना है। कंपनी के ऊपर पिछले साल करीब 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। सर, पहली बात तो ये कि रीफाइनेंस मिल पाएगा, और दूसरी बात कि मुश्किलें थम पाएंगी इसके बाद। जैसा कि हम बराबर वोडाफोन आइडिया के संदर्भ में मनी सेंट्रल में अलग अलग समय पर चर्चाओं में कहते रहे कि वोडाफोन आइडिया की सबसे बड़ी समस्या उसके पास पूंजी या कैश फ्लो नहीं होना है। अब एक नई कोशिश शुरू हुई है। इस कोशिश की पृष्ठभूमि ये कि सरकार ने वोडाफोन आइडिया से जो वसूली करनी थी लाइसेंस फीस की, उसके ब्याज को इक्विटी में बदल दिया, और सरकार वोडाफोन आइडिया में सबसे बड़ी हिस्सेदार हो गई, 33% की हिस्सेदारी लेकर आई। लेकिन इसके बाद भी वोडाफोन आइडिया को जो अभी ज़रूरत है उसका समाधान नहीं निकला है। वोडाफोन आइडिया को 7,000 करोड़ रुपए तो तत्काल पे करने हैं इंडस टावर्स को, जिसके ऊपर वोडाफोन आइडिया का नेटवर्क बैठा हुआ है। इंडस टावर कह चुकी है कि अगर भुगतान नहीं हुआ तो वोडाफोन का नेटवर्क बंद हो जाएगा, और 15,080 करोड़ रुपए तत्काल वोडाफोन को अगले कुछ महीनों में लेंडर्स को देने हैं जिनसे उन्होंने कर्ज ले रखा है। ये ब्याज का भुगतान तत्काल सर पर खड़ा हुआ है जो देने के लिए है। 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है जो शुभम ने आपको बताया। अब कोशिशें चल रही है 3 बैंकों के साथ कम से कम, जिसमें कि स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक और HDFC बैंक है, कि 3 से 4 हज़ार करोड़ की रीफिनांस फैसिलिटी कर्ज के बदले ले ली जाए जो मौजूदा कर्ज है। रीफिनांस देंगे बैंक कि नहीं देंगे ये पता नहीं। बाजार की तरफ से इस बात का संकेत है कि वोडाफोन आइडिया को नया कर्ज मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि पुराना इतना भारी 2.2 लाख करोड़ का कर्ज खड़ा हुआ है। कैश फ्लो बहुत लिमिटेड है कंपनी के पास, कंपनी को देनदारियां ज़्यादा चुकानी है। ऐसी स्थिति में जबकि कर्ज को लेकर चौतरफा अफरा तफरी मची हुई है, स्टॉक मार्केट में भी अडानी समूह के कर्ज से लेकर चारों तरफ अफरा तफरी है, तो वोडाफोन को कर्ज देने वाले बैंक नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये 3 से 4 हज़ार करोड़ है, इसमें थोड़ा बहुत भी रीफिनांस आ जाता है, यानी कि वो महंगी कीमत पर आएगा, ऊंची ब्याज दर पर आएगा, लेकिन अगर बैंक इतनी मोहलत दे देते हैं और थोड़ा अतिरिक्त पैसा देते हैं तो होगा क्या? होगा ये कि वोडाफोन का जो
थोड़ा कैश रिजर्व है जिसका जो तत्काल अभी इंडस टावर या बाकी कर्जदारों को चुकाने में जाएगा उसे रिलीज़ करने में मदद मिल जाएगी। यानी इतना पैसा कैश रिजर्व में रहेगा जिससे कि वोडाफोन अपने नेटवर्क को बेहतर करने और बाकी जगह निवेश कर सकेगी। पर बाजार की निवेशकों की सबकी फिंगर्स क्रॉस्ड है वोडाफोन को लेकर। सरकार ने अपनी तरफ से वोडाफोन को जो देना था वो दे दिया है। अभी तक एक आश्चर्य की बात शुभम इस पूरे मामले में ये है कि वोडाफोन के प्रवर्तकों की तरफ से नई इक्विटी इन्फ्यूजन की, नई पूंजी डालने की कोई बात नहीं कही गई। इसलिए वोडाफोन अभी भी गहरी मुश्किल में है और ये जो तत्काल उसे एक छोटा सा संकट मोचन लीज ऑफ लाइफ अगर मिलेगी भी तो उससे बड़ी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। करीब से देखने वाली कंपनी है क्योंकि ये कंपनी अगले 2-3-4 महीनों में किस दिशा में जाएगी इस पर सबकी निगाहें होंगी। सरकार मालिक बन गई, लेकिन मालिक बनने के बाद और उससे पहले की स्थिति में अगर आप देखें तो कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। हाँ, एक लेनदार जिसको पैसा देना था वो इक्विटी ले लिया, इतना ही अंतर आया। नई पेंशन योजना यानी एनपीएस को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार अगले वित्त वर्ष के लिए राज्यों के लिए अतिरिक्त कर्ज लिमिट बढ़ा सकती है। आप भी चौंके होंगे कि नई पेंशन योजना और राज्यों को कर्ज, इनका क्या रिश्ता है, यही समझेंगे। हालांकि इस सुविधा को ये खबर है कि अगले वर्ष 23-24 के लिए भी जारी रखा जाएगा। इस लिमिट के जरिए सभी राज्यों को कुल मिलाकर 70,000 करोड़ रुपए कर्ज उठाने की छूट रहेगी। सर, क्या मामला है ये नई पेंशन योजना और राज्यों का कर्ज, क्या रिश्ता है? अब नई पेंशन योजना अपनाने वाले राज्य और पुरानी पेंशन योजना की तरफ लौटने वाले राज्यों के बीच में, यानी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच एक नए किस्म की कुश्ती या नए किस्म का दंगल शुरू हो गया है। और ये दंगल या ये जो उठापटक शुरू हो रही है इसमें बीच में आ गया है कर्ज कार्यक्रम, और ये बेहद रोचक और दिलचस्प घटनाक्रम है। पेंशन से कर्ज का प्रत्यक्ष रूप से कोई रिश्ता नहीं। पेंशन की नीतियों को लागू करना राज्यों की अपनी जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार ज़्यादातर राज्यों को जो ओपीएस लागू कर चुके हैं, पुरानी पेंशन योजना लागू कर चुके हैं, उन्हें एक किस्म से डिस्करेज करने जा रही है या उन्हें एक किस्म से दंड जैसा देने जा रही है। जबकि जो राज्य नई पेंशन योजना में बने रहेंगे उनके लिए प्रोत्साहन लाने जा रही है, इंसेंटिव लाने जा रही है। ऐसा होगा कैसे? केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच जो अनुबंध होता है बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट के तहत, उसके तहत राज्य सरकारें अपने राज्य घरेलू उत्पाद का 3% तक कर्ज ले सकती हैं। उसकी अधिकतम सीमा तय है, यानी अगर किसी राज्य का घाटा 100 रुपये है तो उसका 3% तक ही अधिकतम वो कर्ज ले सकते हैं। दूसरी एक सीमा में इसमें बढ़ोतरी राज्य सरकारों के लिए की गई थी क्योंकि राज्य सरकारों के बिजली घर बुरी तरह ध्वस्त हैं, टूटे हैं, पैसा नहीं है, बिजली बिलों की उगाही नहीं हो पा रही है, तो उन्हें इसके बदले, इस कर्ज के इस संकट के बदले 0.5% के एडिशनल कर्ज की छूट और मिली थी। इससे ज़्यादा राज्य सरकारें कर्ज नहीं लेती, और यह फैसला चूंकि केंद्र सरकार समझौते के तहत करती तो बैंक ये बैलेंस शीट पहले देख लेते और उसके बाद कर्ज देना बंद कर देते हैं। अब यहाँ इस नई व्यवस्था में ऐसा संकेत मिल रहा है कि केंद्र सरकार इस सीमा में और थोड़ी बढ़ोतरी करने जा रही, 0.5% की बढ़ोतरी करने जा रही, जिससे कि वो राज्य सरकार जो नई पेंशन स्कीम में 0.3% की बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसमें कि वो राज्य सरकारें जो नई पेंशन योजना लागू करेंगी या उससे नहीं निकलेंगी, उसमें बनी रहेंगी, उन्हें थोड़ा और ज़्यादा कर्ज लेने की विंडो या उन्हें एक थोड़ा और ज़्यादा कर्ज लेने की मोहलत मिल जाएगी। लेकिन जो सरकारें पुरानी पेंशन योजना में जा चुकी हैं उन्हें ये सुविधा नहीं मिलेगी। 5 राज्यों ने बजट के बाद केंद्र सरकार को बता दिया है कि उन्होंने नई पेंशन योजना से अपने को अलग कर लिया है और वो पुरानी पेंशन योजना शुरू कर रही। कैसे ये राजनीतिक रूप से ये पूरा फैसला कैसे फलित होगा, इसका असर क्या होगा, किस तरह से राज्य सरकारें इस पर रिएक्ट करेंगी, ये देखने वाला होगा। लेकिन पहली बार सरकार नई पेंशन योजना को राजकोषीय कर्ज कार्यक्रम के जरिए लागू कराने के प्रोत्साहन देने के दायरे में ला रही। ये खबर आगे भी सुर्खियों में रहेगी। भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते के लिए यूरोपियन यूनियन ने सुझाव दिया है कि भारत पूंजी खाते की पाबंदियों को सरल बनाए। यूरोपियन यूनियन ने फ्री करेंसी कन्वर्टेबल की मांग की है ताकि विदेशी मुद्रा को बिना किसी रोक टोक भारतीय करेंसी में बदला जा सके। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौते के लिए अंतिम बातचीत नवंबर और दिसंबर के दौरान हुई थी और उसी बातचीत के दौरान यूरोपियन यूनियन की ओर से यह सुझाव दिया गया था। क्या सुझाव है सर, इसका क्या मतलब है? शुभम, तमाम सुर्खियों के बीच ये भी बेहद अजीबोगरीब सा घटनाक्रम है। पहली बार भारत और किसी दूसरे देश के समूह के बीच या भारत और एक समूह के बीच, यूरोपियन समुदाय एक समूह है, उसके बीच
कैपिटल अकाउंट में रूपी को परिवर्तनीय बनाने का कैपिटल या कन्वर्टेबल बनाने का की शर्त रखी गई है, ऐसी बात सामने आई है। आपको पता होगा कि भारत और यूरोपियन समुदाय एक ट्रेड पैक्ट के लिए बात कर रहे हैं, इसके साथ यूके के साथ एक ट्रेड पैक्ट की बात चल रही है, कनाडा का एक ट्रेड पैक्ट आ गया है, भारत ने कभी फ्री ट्रेड पैक्ट ऑस्ट्रेलिया और अमीरात से किया है। पहली बार विदेशी मुद्रा कारोबार में को उदार करने की शर्त एक व्यापार समझौते का हिस्सा बनकर आई है। ऐसा माना जा रहा है कि यूरोपीय समुदाय ने जो नई चर्चा पत्र या जो नया ड्राफ्ट केंद्र सरकार को भेजा है, उसमें कहा है कि भारत सरकार को रुपए को कैपिटल अकाउंट में कन्वर्टेबल बनाना चाहिए। ये अपने आप में लगभग बर्र के छत्ते में हाथ डाल देने जैसी स्थिति है। भारत सरकार ने 1991 में रुपए को ट्रेड अकाउंट पे कन्वर्टेबल किया था। इसके बाद देश में लंबी बहसें चली, उसके बाद हर 5-6 साल बाद एक बहस निकली कि भारत को कैपिटल अकाउंट में भी रुपये को कन्वर्टेबल करना चाहिए, पूर्ण रूप से फुल फ्लोट जिसको अंग्रेजी में कहते हैं उस तरह से परिवर्तनीय कर देना चाहिए, जैसे कि कुछ देशों की मुद्राएं हैं यूरोप के देशों की। भारत में तमाम आशंकाएं और डर इसको लेकर रहे हैं कि इसके बाद भारत में अगर संकट आता, जैसे आज की स्थिति है, तो कैपिटल फ्लाइट शुरू हो जाएगी, लोग कैपिटल लेके निकल जाएंगे, सरकार का नियंत्रण पूंजी पर, विदेशी मुद्रा भंडार पर नहीं रहेगा। पर पहली बार लंबे समय बाद ये प्रस्ताव किसी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी की तरफ से नहीं, किसी IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ से नहीं, किसी स्वतंत्र विश्लेषक की तरफ नहीं, बल्कि भारत जिस ट्रेड पैक्ट की तरफ जा रहा है, जो शायद भारत के हाल फिलहाल के उदारीकरण के बाद का सबसे बड़ा व्यापार समझौता होने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अपने आप में बहुत बड़ा ट्रेड ब्लॉक है, जहां बहुत बड़ा बाजार है, वहां से ये प्रस्ताव या ये शर्त रखी गई है कि समझौते के लिए भारत को अपने विदेशी मुद्रा नियमों को उदार करना पड़ेगा। यहाँ से एक नई तरीके की बहस शुरू होगी, क्योंकि अगर व्यापार समझौतों में इस तरीके की शर्तें आई तो अन्य व्यापार समझौतों का क्या होगा, जहाँ सरकार को आगे बात करनी है, कनाडा से बात चल रही है, बाकी देशों से बात चल रही, क्या वो भी ऐसी शर्तें रखेंगे, देखना होगा। लेकिन ये दिलचस्प मोड़ है व्यापार वार्ताओं में। हालांकि इस बात की संभावना लगभग ना के बराबर है शुभम, कि भारत कैपिटल अकाउंट में रुपए को कन्वर्टेबल करने के लिए, फुल फ्लोट करने के लिए मौजूदा परिस्थितियों में वर्तमान परिस्थितियों में तैयार होगा। लेकिन चर्चा तो शुरू हो गई है, सरकार के पास प्रस्ताव तो यूरोपियन यूनियन की तरफ से आ ही गया है। चलिए अब रुख करते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर। दिन की सबसे बड़ी खबर की चर्चा वहां से शुरू करते हैं जहां हम आपको शुक्रवार को छोड़ के गए थे। आखिरी खबर थी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की और मूडीज के डाउनग्रेड की। देखिए, मूडीज के डाउनग्रेड के बाद आपको यह बताया था कि सोमवार का दिन होगा जब अदानी समूह के शेयरों में नए सिरे से खून खच्चर होगा, बिकवाली होगी, और देखिए आज वही हुआ। मैं आपको कंपनी के नाम बताता हूं और लोअर सर्किट बताता हूं। अदानी विलमेयर 5% लोअर सर्किट, ट्रांसमिशन 5% लोअर सर्किट, अदानी टोटल 5% लोअर सर्किट, अदानी पावर 5% लोअर सर्किट, अदानी ग्रीन 5% लोअर सर्किट। ये तो थे लोअर सर्किट, यानी कि इससे ज़्यादा तो गिर नहीं सकते थे, वरना और गिर जाते। अगली कंपनियां आप देखें तो अदानी एंटरप्राइजेस 7.5% की गिरावट, अदानी अंबुजा सीमेंट 5.5% की गिरावट, ACC 3% नीचे। अदानी समूह की सारी कंपनियों में गिरावट, बिकवाली और गहरा गई। और ये संकेत उसी समय मिल गए थे, अंशुमान जी ने भी बताया था कि जैसे ही ये डाउनग्रेड आया है, ये निश्चित सी बात है कि कंपनियों में नए सिरे से बिकवाली शुरू होगी। अब रिवाइंड का बटन दबाइए और बीते 2 हफ्ते में मनी सेंट्रल की कवरेज देखिए मनी सेंट्रल ने बात शुरू की थी, एक एक करके आपके सामने ये एपिसोड के थम्स आ रहे हैं। पहला थम हमने आपको बताया था, क्या अदानी समूह की होगी जांच। देखिए आज ऐसी खबर आ गई है कि हाँ भाई, कमेटी बनेगी, सरकार कमेटी बनाने को तैयार हुई है और जांच भी की जाएगी। हमने कहा था गहरे संकट में फंसे अदानी, और इससे ज्यादा गहरा संकट क्या होगा। आज खबर आ गई कि विस्तार योजनाएं रोकी जाएंगी, प्लेस शेयर छुड़ाए जा रहे हैं, नए शेयर गिरवी रखे जा रहे हैं, कर्ज लेने के लिए हेज फंड का रुख किया जा रहा है। और कितना गहरा संकट होगा एक कॉर्पोरेट समूह के लिए, एक कंपनी के लिए। अगला देखिए, क्या बचेगी अदानी की साख। देखिए मूडीज ने साख का भी संकट बता दिया। अन्य रेटिंग एजेंसियों ने भी कहा आगे कर्ज जुटाने में दिक्कत तो होगी, साख का संकट भी सामने आ गया। हमने कहा कसने लगा कर्ज का फंदा। देखिए कर्ज का फंदा कितनी तरफ से कसने लगा। बार्कलेज जैसा बैंक कह रहा है कि एक्सपोजर घटा दें क्योंकि उसके निवेशक चिंतित हैं। अन्य बैंक कह रहे हैं कि हाँ हम अभी संकट में नहीं है। LIC कह रहा है हम नया निवेश नहीं करेंगे। तो कर्ज का संकट भी गहरा गया। हमने कहा दांव पर भविष्य। आज इसकी पुष्टि हो गई। कंपनी की तरफ से रेवेन्यू के, कंपनी की तरफ से कैपेक्स के प्लान्स पर
कैंची चल गई है। बहुत गहरे मायने हैं इसके, आज हम इसको भी समझेंगे। हमने कहा संकट अभी टला नहीं। 2 दिन शेयरों में तेजी क्या आई, लोग ये मानने लगे कि संकट के बादल हट गए, लेकिन हमने उस समय भी कहा था आपसे संकट अभी टला नहीं। और देखिए नए सिरे से संकट, चुनौतियां अदानी समूह के सामने आ गए। और चलते चलते हमने आपको कहा था इसी का तो डर था। और देखिए जिस चीज़ का डर था, कहीं कर्ज के लिए रेटिंग खराब ना हो जाए, कहीं कर्ज महंगा ना जुटाना पड़ जाए, कहीं विस्तार योजनाओं पर कैंची ना चलानी पड़ जाए, और वही हुआ। मनी सेंट्रल के साथ अगर आप हैं तो सबसे आगे हैं। 6 दिन पहले मनी सेंट्रल आपको जो बता रहा है वो 6 दिन के बाद सच होता जा रहा है। 2 हफ्ते की कवरेज का ये रिवाइंड इसलिए आपको जरूरी था कि अगर आप मनी सेंट्रल के साथ हैं तो आप ये जान सकें कि आप सबसे आगे हैं। अब आज की खबरें अदानी समूह से जुड़ी और उनके मायने क्या है ये समझते हैं। तो पहली खबर ये आई कि अदानी ग्रुप की कंपनियों ने कर्ज जुटाने के लिए बैंकों के पास अपने शेयर गिरवी रखना शुरू कर दिए। पिछले हफ्ते आप कहेंगे कि हमने आपको खबर बताई थी कि कंपनी तो शेयर छुड़ा रही थी, फिर ये कंपनी ने शेयर रखना शुरू क्या कर दिए। अदानी पोर्ट्स, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी ग्रीन, इन्होंने अपने शेयर एसबीआई ट्रस्टी कंपनी के पास गिरवी रखे। एसबीआई ट्रस्टी एसबीआई बैंक की ही एक इकाई है, आप बिल्कुल सही समझे हैं। सर, क्या अदानी समूह ने अभी अपना पूरा कर्ज खत्म नहीं किया था जो गिरवी शेयरों के बदले उन्हें मिला था? शुभम, क्योंकि जब पिछले हफ्ते जब ये संभावना, ये चर्चा आई थी और अदानी समूह ने कहा भी था, तो उसने जो गिरवी रखे हुए अधिकतम स्टॉक्स थे उनमें से बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज देकर छुड़ा लिया था, वापस करके छुड़ा लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि अदानी समूह के सारे प्लेज्ड स्टॉक्स जो थे, जितने अधिकतम स्टॉक प्लेज किए गए थे, वो वापस ले लिए गए। अब हो क्या रहा है, अब चूंकि जैसा हम लगातार चर्चा में कह रहे हैं, जैसा शुभम ने आपको एक रिकैप दिखाया, हम लगातार कह रहे हैं कि समस्या स्टॉक मार्केट की कीमतों से ज़्यादा कर्ज की समस्या है। चौतरफा पूरा का पूरा अडानी समूह गहरे कर्ज में घिरा हुआ है। पिछले 2 साल में अडानी समूह ने सारी कैपिटल कर्ज के जरिए जुटाई है, तो इसलिए एक से एक करके कर्ज के नए मामले खुल रहे हैं। अब यहाँ ये हुआ कि अडानी ने एसबीआई ट्रस्ट के पास जो शेयर रखे थे, चूंकि इन शेयरों की कीमत गिर गई। जब छुड़ाना, अडानी समूह को पिछली बार अपना कर्ज इसलिए देना पड़ा पिछले हफ्ते क्योंकि स्टॉक्स की कीमत इतनी गिर गई थी जितना कि कर्ज नहीं था, और इसलिए अब यहाँ से एक नई मुहिम शुरू हो रही है फिर पूंजी जुटाने की। और उस नई पूंजी जुटाने के लिए माना जा रहा है कि अडानी समूह करीब $300 मिलियन की एक क्रेडिट लाइन, लेटर ऑफ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहा है। इसलिए शेयरों को और बढ़ाया गया है, यानी जो शेयर, जितने शेयरों के बदले उसको कर्ज मिल सकता था, उतने मौजूदा शेयरों की कीमत के आधार पर पर्याप्त नहीं है। इसलिए अडानी पोर्ट्स, अडानी स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन के एडिशनल शेयर स्टेट बैंक के पास, एसबीआई ट्रस्टीज़ के पास रखे गए हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा बैंक है। और इसने अडानी पोर्ट्स का करीब 1%, जो प्लेजेस हैं जो बढ़ी हैं उसमें अडानी पोर्ट का प्लेज 1% बढ़ा है। अडानी ट्रांसमिशन का करीब 0.65% बढ़ा है और अदर्स का लगभग 0.44 से 1% तक बढ़ा है। यानी कर्ज को कम कर, नए कर्ज के जाल से निकलने के लिए नए कर्ज लेने की कोशिश शुरू हो गई है। अगर आप शेयर बाजार में ट्रेड करते होंगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि आप एक मार्जिन रखते हैं और अगर आपका शेयर उससे ज़्यादा गिर जाता है तो आपको ब्रोकर फ़ोन करता है कि या तो सौदा काटिए या और पैसा दीजिए। इसी को मार्जिन कॉल हिट करना कहते हैं। अगर आप तकनीकी रूप से समझिए तो यहाँ यही हुआ है कि जो पैसा लिया था उसके बदले जो शेयर रखे थे उनकी वैल्यू अब उस कर्ज से कम हो गई, सस्ती हो गई, तो भाई और कर्ज लाइए, या तो और शेयर लाइए या कर्ज चुकाइए। ऐसी स्थिति में ये समूह फंस गया था। अगली खबर जो थी वो थी फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी से जुड़ी। पिछले हफ्ते हमने कहा था कि ये कंपनी अपने इस प्रोजेक्ट से अगर पीछे हट रही है तो इसके गहरे मायने अदानी समूह के लिए हो सकते हैं। फ्रांस की कंपनी टोटल एनर्जी की तरफ से अदानी ग्रुप के साथ ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को फिलहाल रोकने का जो फैसला किया, उसका असर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पर पड़ सकता है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए टोटल एनर्जी ने भी बड़ा कर्ज उठाया है। इस प्रोजेक्ट से 2030 तक $1 प्रति किलो की लागत पर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब यह लक्ष्य पूरा होगा, इस पर धुंध है, क्लियर नहीं है कि होगा कि नहीं होगा। सर, क्या मायने हैं अदानी समूह के लिए इस खबर के? टोटल का बाहर निकलना, अडानी के बैंकर्स के साथ जो अडानी के पार्टनर्स हैं, जिन बड़ी कंपनियों ने अडानी समूह के साथ पार्टनरशिप की थी, ये फैसला भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के कारोबार की दृष्टि से काफ़ी बड़ा झटका है, क्योंकि अडानी समूह इस उभरते हुए ऊर्जा स्रोत में बड़ा निवेशक था। लेकिन जिस तरीके का तूफान है, जिस तरीके का चक्रव्यूह अब अडानी समूह के आसपास दिख रहा है, उसमें ये
क्षेत्र जो जिसमें सबसे लंबे समय के लिए निवेश किया जाना था $4 बिलियन का और रिटर्न भी लंबे समय के बाद आने थे वो सबसे पहले कंप्रोमाइज़ हुआ है और वहाँ इस बात की संभावना दिखाई दे रही है कि $4 बिलियन के आसपास का जो निवेश इस परियोजना में होना था वो अब रुक जाएगा, क्योंकि पूरी परियोजना डेट फंडेड थी, इस पर कर्ज लिया जाना था टोटल समूह की तरफ से भी और अडानी के समूह की तरफ से भी। कंपनी की जो साख है जिसमें गिरावट आई है, जो मूडीज़ ने पिछले हफ्ते जो नेगेटिव आउटलुक्स बदले हैं, उसके बाद टोटल समूह कर्ज को लेकर और अडानी समूह के साथ इस कारोबार की संभावनाओं को लेकर सशंकित है, जो होना स्वाभाविक है। टोटल एनर्जी ने 2021 में अडानी ग्रीन एनर्जी में 20% हिस्सेदारी ली थी और ये टोटल एनर्जी और अडानी ने 50% का एक जॉइंट वेंचर बनाया था जिसकी कीमत करीब 17,385 करोड़ रुपए थी। लेकिन अब ये परियोजना अडानी ग्रीन्स की मुश्किल में हाइड्रोजन एनर्जी की परियोजना गहरी मुश्किल में फंसती दिखाई दे रही है। इस बीच जीवन बीमा कंपनी LIC की तरफ से कहा गया है कि उसकी तरफ से अडानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। LIC के चेयरमैन पिछले हफ्ते इसको लेकर बयान दिया था और साथ में ये भी साफ किया था कि ग्रुप की कंपनियों में पहले से किए गए निवेश को निकालने का भी कोई इरादा नहीं है। नया निवेश करेंगे नहीं, पुराना फिलहाल अभी निकालेंगे नहीं। निकालेंगे भी कैसे, अभी तो बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, निकालेंगे तो नुकसान हो सकता है। LIC ने अडानी ग्रुप की कंपनियों में 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया हुआ है और कंपनी के मौजूदा वैल्यूएशन पर भी LIC का निवेश फायदेमंद है, ऐसा कंपनी की तरफ से कहा जा रहा है। सर, उन लोगों के लिए जो अडानी के समूह की कंपनियों में निवेश करें ना करें, इस बयान का क्या मतलब है उन निवेशकों के लिए? LIC का बयान काफी महत्वपूर्ण है। LIC ने दो बातें कही थी पिछले हफ्ते। एक तो उसने कहा था कि अडानी समूह से गिरावट के बारे में तफ्तीश करेगी, पूछताछ करेगी, और दूसरा उसी समय यह भी बयान आया था कि अब नया निवेश नहीं करेगी। अडानी इंटरप्राइजेस का स्टॉक करीब 40% टूट चुका है, आज बाजार में 10% नीचे तक गया, बाद में थोड़ी हमें रिकवरी दिखाई पड़ी। इसका मतलब ये कि देश का सबसे बड़ा इंश्योरर जिसने अडानी समूह में बड़ा एक्सपोजर ले रखा था, जिसने बड़ा निवेश कर रखा था, उसने लगभग स्पष्ट रूप से कह दिया है कि फिलहाल वो इसमें अपना एक्सपोजर बढ़ाने नहीं जा रहा है। निकालेगा कि निकालेगा अलग बात है, लेकिन कंपनी के स्टॉक में गिरावट के कारण LIC ग्रीन में तो है पर नुकसान तो है, क्योंकि स्टॉक गिरा और सारे निवेशकों को नुकसान हुआ। ये देश के सबसे बड़े निवेशक की तरफ से या इंश्योरर की तरफ से संकेत बाजार के बाकी निवेशकों के लिए इस बात का भी संकेत था कि बाकी निवेशक भी इस तरीके की बात सोच रहे होंगे। लेकिन LIC को लेकर, LIC और अडानी के रिश्तों को लेकर, LIC के अडानी में निवेश को लेकर तमाम चर्चाएं अलग अलग चल रही थी, जिनमें LIC की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि अभी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन अब आगे शायद नुकसान और उठाने की तैयारी नहीं है, यानी LIC इसमें आगे निवेश नहीं करेगा। अडानी समूह के स्टॉक्स में इस तरीके का संकेत LIC की तरफ से दिया गया है। इस बीच अडानी ग्रुप ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अपनी कंपनियों की कमाई और विस्तार योजना में कटौती का फैसला लिया है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के सामने पैदा हुए कर्ज की दिक्कत को दूर करने के लिए ये फैसला लिया गया है। आज कंपनी की ओर से ये बयान आया जिसमें कंपनी के प्रमुख गौतम अडानी ने कहा कि पोर्टफोलियो की हर कंपनी हेल्दी बैलेंस शीट के साथ है, स्वस्थ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू नहीं है, सिक्योर एसेट्स हैं, और ये सब कुछ इसलिए कि भाई ये जो गिरावट चल रही है, खून खच्चर चल रहा है, इसको किसी तरह रोका जा सके, निवेशकों में भरोसा दिया जा सके। लेकिन भरोसा कितना जगेगा ये देखने की बात है। सर, इस पर बड़ी बात यह है कि कितनी कटौती करना जा रहा है। पहली बात तो ये कटौती तो है, ये है कितनी कटौती, और इसका मतलब अब पूरे अडानी समूह के लिए क्या है? शुभ, यही सबसे बड़ा डर था, ये सबसे बड़ी आशंका थी। और जिस तरह से ऐसे घटनाक्रमों में जब कंपनियां फंसती हैं, जब उनकी सारी परियोजनाएं कर्ज पर केंद्रित होती और एक बार चीज़ें बिगड़ना शुरू होती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण होता है भविष्य। और इसलिए हमने अपने कार्यक्रम में चर्चा की कि अडानी समूह जिस तरीके के कर्ज में फंसा है, स्टॉक के वैल्यूएशन जिस तरह से गिर रहे हैं, निवेशक जिस तरह पीछे हट रहे हैं, बॉन्ड मार्केट में जिस तरह की पिटाई हो रही, उससे भविष्य दांव पर होगा। अडानी समूह ने अगले फाइनेंशियल ईयर में करीब 40% की ग्रोथ का टारगेट रखा था। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है उसे घटाकर 15 से 20% किया जाएगा, यानी करीब रेवेन्यू ग्रोथ आधी रह जाएगी जिस रेवेन्यू ग्रोथ की संभावना थी। हमेशा स्टॉक मार्केट भविष्य की तरफ देखता। अडानी समूह में पिछले 2 साल का सारा निवेश उन परियोजनाओं को लेकर था जिनमें अडानी समूह तेजी से आगे बढ़ रहा था, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे एयरपोर्ट हो, चाहे अनाज हो, कोयला हो, माइनिंग हो, असंख्य परियोजनाओं में था। और वहाँ सब जगह भविष्य की संभावनाएं थीं, जिन संभावनाओं पर निवेशक भी पैसा लगा रहे थे, बॉन्ड इन्वेस्टर्स भी पैसा दे रहे थे और बैंकर्स भी पैसा दे रहे थे। यहाँ से अडानी समूह को, हालांकि आज अडानी समूह की तरफ से कहा गया कि उसकी बैलेंस शीट बेहतर है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि मौजूदा स्थिति में अडानी समूह की अब
कोशिश ये होगी कि वो अपनी परियोजनाओं को रोके, अपने कैश फ्लो को हाथ में रखे और बचे हुए कर्ज को चुकाने की कोशिश करे, और उसी की संभावना, उसी का संकेत दिखाई देता है। अडानी समूह को करीब $3 बिलियन के आसपास की सेविंग करनी होगी अगले 1-2 साल में, जिससे कि वो तत्काल आने वाली देनदारियां चुका सके, नहीं तो उसे लगातार कर्ज की कॉल्स में फंसना पड़ेगा। खतरा यह है कि कर्ज चुकाने में चूकना किसी भी कंपनी की साख के लिए मुश्किल है, और इसलिए पिछले एक हफ्ते में शोम लगातार इस बात की जद्दोजहद दिख रही है अडानी समूह की तरफ से कि जहां जो लोन की रिकवरी आ रही है उसे पहले समय से चुकाया जाए, क्योंकि 15,000 करोड़ के आसपास की देनदारी अगले 1 साल में आनी है। कुछ देनदारियां अभी भी खड़ी हुई हैं, भारतीय बैंकों के साथ भी हैं, अनसिक्योर्ड लोन्स को लेकर भी तमाम सारे मुद्दे हैं जो बैंकों ने दे रखे हैं। ऐसी स्थिति में अडानी समूह की जो उड़ान थी, जो विस्तार था, जो तेजी से आगे बढ़ने की प्रक्रिया थी, उस पर निश्चित रूप से ब्रेक लगा है, वो निश्चित रूप से रुकी है, क्योंकि उसके बाद अब कंपनी को पहले अपने पीछे हाउस को ठीक करना होगा, बैलेंस शीट को कम करना होगा, कर्ज का बोझ कम करना होगा। और जब ये कर्ज का बोझ कम होगा, पर चूंकि कर्ज का बोझ कम कैसे होगा, क्योंकि सारी परियोजनाएं ही कर्ज से फिनांस थी, पूरी की पूरी परियोजनाओं में ही कर्ज लिया गया था। तो अब यहाँ वो स्थिति है जहां हमें, इसीलिए शेयर बाजार में आप अडानी समूह को लेकर इस तरीके की परिस्थिति देख रहे हैं कि बाजार में उम्मीद नहीं बनती दिखाई दे रही। तमाम कोशिशों के बाद भी शेयर बाजार में रोज अडानी समूह के स्टॉक्स लोअर सर्किट पर आकर गिरते हैं, और ये वो चक्र है जहां पर आकर चीज़ें फंस गई हैं। कौन सी परियोजना में कितना निवेश कम होगा, भविष्य की विस्तार योजनाओं पर कितना असर पड़ेगा, ये बात अलग अलग समय पर हमें पता चलेगी। लेकिन कर्ज के बोझ ने अडानी समूह की तेज रफ्तार के पहिए थाम दिए हैं। अब संकट से उबरने की जद्दोजहद शुरू हुई है। एक और खबर थी जो शुक्रवार को थी, वो ये थी कि सर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, और सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार तक ये कहा था सेबी से कि आप आइए और ये बताइए कि कैसे आप निवेशकों के हितों की रक्षा करेंगे। आज कोर्ट में क्या कार्रवाई हुई, क्या निकल कर आया? चलते चलते ये भी खबर आ गई। सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब दिया सेबी की तरफ से, सरकार भी की तरफ से भी। सेबी और सरकार मौजूदा रेगुलेटरी सिस्टम की जांच के लिए कमेटी बनाने को तैयार हो गई है, ऐसा सरकार की तरफ से और सेबी की तरफ से अदालत को बताया गया, क्योंकि अदालत ने कहा था कि निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए कुछ करना चाहिए, निवेशकों को इतना नुकसान हुआ है। हालांकि सरकार की तरफ से कोर्ट में कहा गया कि चूंकि इस कमेटी को और इस कमेटी के पूरे गठन से बाजार में घबराहट फैलेगी, क्योंकि विदेशी निवेशक और निवेशकों के हित प्रभावित होंगे, इसलिए इस कमेटी की सारी जानकारियाँ एक सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएंगी। लेकिन जांच की तरफ चीज़ें बढ़ने लगी हैं, जो परिस्थिति है उसमें किसी न किसी तरह से जांच के रास्ते खुलने लगे हैं। सेबी भी अपनी तरफ से अडानी के एफपीओ को संभालने वाले 2 विदेशी निवेशकों की जांच कर रही है, केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेज रही है, और अब सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने पूरे रेगुलेटरी इन्वायरमेंट का जो भी नियामन का फैसला है, जब हम ये कहते हैं, पता नहीं इसके डिटेल सरकार शायद नहीं जारी करेगी, सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि कौन से रेगुलेटरी इन्वायरमेंट की जाँच होगी, लेकिन एक एक्सपर्ट कमेटी बनाने की बात शुरू हो गई। शायद इसके डिटेल्स अगले हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट को सौंपे जाएंगे, और यहाँ से ये पूरा घटनाक्रम अब एक विशेषज्ञ जांच समिति की तरफ बढ़ता भी दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ सेबी अपनी तरफ से दोनों तरह से, ब्रोकर्स के तरफ से भी, निवेशकों की तरफ से भी, और बाकी रेगुलेटरी माध्यम से भी जांच और पड़ताल तो कर ही रही है। चलिए, तो ये थी अडानी समूह से जुड़ी तमाम खबरें जो आज आपको जानना जरूरी थी। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कुछ और खबरें मनी सेंट्रल झटपट में। टाटा समूह की स्टील कंपनी टाटा स्टील जल्द अपनी 7 सहायक कंपनियों का विलय करने जा रही है। टाटा स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर टीवी नरेंद्र ने कहा कि वित्त वर्ष 23-24 के दौरान विलय पूरा होगा। पिछले साल सितंबर तक इस विलय की घोषणा की गई थी। पहले टाटा स्टील के साथ 6 कंपनियों का विलय होना था, लेकिन अब अतुल एनर्जी नाम की 7वीं कंपनी का भी विलय होगा, इसकी मंजूरी भी मिल गई है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सरकार की तरफ से कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ पर कितना ब्याज दिया जाएगा, इसको लेकर अभी तक संशय बना हुआ है। ब्याज की दर तय करने के लिए होने वाली ईपीएफओ की बैठक को लेकर अभी तक कोई तारीख भी तय नहीं हुई है। देश भर में 7 करोड़ ईपीएफ के कर्मचारी हैं जिनको ब्याज दर का इंतजार है। 21-22 में 8.1% था। सरकार कितनी लेट चलती है। देखिए, अब आप मार्च आ गया, साल खत्म होने आ गया, अभी ये तय ही नहीं हुआ है कि ईपीएफ पे पूरे साल में ब्याज कितना मिलना है। 21-22 में 8.1% था। वैसे डिपॉजिटर्स की दर बढ़ी है, तो मुझे लगता है यहाँ भी कुछ अब बर्ड रिवीजन होना चाहिए। इंफ्रा कंपनी श्री इंफ्रास्ट्रक्चर की आईबीसी के तहत नीलामी प्रक्रिया
पूरी होने से पहले ही कंपनी के प्रमोटर कनौरिया बंधुओं ने कंपनी के लिए अपना रेजोल्यूशन प्लान सौंपा है। ये नए तरीके का मामला है कि भाई अगर पहले से पैसा था, रेजोल्यूशन प्लान था, तो पहले क्यों नहीं सौंपा? जब प्रक्रिया पूरी होने आ गई तो प्रमोटर खुद आ गए, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको, हम पैसा दे रहे हैं। ये प्लान ऐसे समय में सौंपा गया जब बैंकों को कंपनी के लिए 3 बोलियों पर फैसला लेना है। श्रेय ग्रुप की 2 कंपनियों के लिए 3 बोलियां आई हैं। मंगलवार को बैंक उन बोलियों पर विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले कनौरिया बंधुओं की तरफ से बैंकों को पूरे क्लेम 32,000 करोड़ रुपए चुकाने का ऑफर दे दिया गया कि भाई मत बेचिए हमारी कंपनी, हम ही पैसा दे दे रहे हैं। सर, कोई त्वरित टिप्पणी आपकी? आईबीसी में रोज नए किस्म के मामले आ रहे हैं और आईबीसी या भारत का जो दिवालिया अदालत है उसकी वो इस तरीके के घटनाक्रम के लिए तैयार नहीं थी। ये दूसरा डिसरप्शन है। एक डिसरप्शन मैंने टोरेंट वाले केस में देखा था, टोरेंट और आर्काइव के केस में देखा था। और ये वही सवाल है कि अगर इन्वेस्टर्स के, अगर प्रमोटर्स के पास ये पैसे थे तो कंपनी बैंक्रप्सी में गई क्यों, और ये पैसे जुटाकर वापस खरीदने की कोशिश क्यों हो रही है? ये घटनाक्रम तेजी से डेवलप होगा आने वाले समय में। हालांकि इस बात की इजाज़त है, कानून के तहत इस बात की सुविधा है कि प्रमोटर्स वापस बिड कर सकते हैं, लेकिन तब भी बहुत सारे सवाल हैं। और चलते चलते शायद हमारे पास महंगाई के आंकड़े की खबर भी आ गई है, क्योंकि हम इस पर कल विस्तार से चर्चा करेंगे। पर जो महंगाई का ताज़ा जनवरी का आंकड़ा आया है उसमें खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी दिखाई दी है, जिस बात के संकेत या संभावनाएं रिजर्व बैंक ने 1 हफ्ते पहले अपनी समीक्षा में दिए थे। और हम लगातार आपको बता रहे हैं कि रिजर्व बैंक क्यों महंगाई से अपना नियंत्रण नहीं छोड़ना चाहता, महंगाई पर जो कमांड है उसे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि महंगाई में फिर मामूली बढ़ोतरी दिखाई दी है। विस्तृत आंकड़ों पर हम चर्चा करेंगे कल। बिल्कुल। खुदरा महंगाई 5.72 से सीधे 6.52% हो गई। सोचिए, इतना बड़ा सर्ज आ गया। और देखिए, जहाँ से हमने शुरू किया था कि अगले साल गेहूं की महंगाई पे बात की थी, यहाँ आते आते खाद्य महंगाई, पूरी खुदरा महंगाई चुनौती बन गई। कल इस पर विस्तार से चर्चा होगी। कल लेकिन एक काम और होगा, और वो बहुत विशेष है, वो भी उतना ही ज़रूरी है जितनी ज़रूरी अदानी समूह की खबर थी। वो ये कि कल हेलो मनी 9 बड़ा विशेष है, बड़ा विशेष गेस्ट हैं, बड़ा विशेष विषय है। विषय है साइबर फ्रॉड। अगर आपके साथ OTP से जुड़ा, ई-कॉमर्स साइट से जुड़ा, किसी इंटरनेट से जुड़ा, किसी पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ा, किसी भी तरीके का कोई फ्रॉड हुआ है ऑनलाइन, इंटरनेट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, OTP के माध्यम से, तो कल आप अपना सवाल पूछिए, इन फ्रॉड से कैसे बचें, फ्रॉड में फंस गए हैं तो क्या करें। हमारे साथ कल बहुत बेहद खास गेस्ट अमित दुबे, साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, जुड़ेंगे और आपके ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े जो भी सवाल होंगे, जैसे भी सवाल हों, आप तत्काल लिख भेजिए। ऐसा शो पहली बार आपके लिए मनी 9 लेकर आ रहा है, जहां आप सीधे एक्सपर्ट से पूछेंगे कि भाई कैसे सतर्क रहा जाए, आंख कान कैसे खुले रखे जाएं, और ऐसे फ्रॉड्स जो चारों तरफ हमारी तरफ चल रहे हैं, तमाम रिपोर्ट्स आ रही हैं, ऐसे में हम खुद को कैसे बचाएं। और वो ये भी बताएंगे आपको कि अगर आप फ्रॉड का शिकार हो गए हैं, आपका पैसा निकल गया है या आपका पैसा निकाल लिया गया है, तो उसे वापस पाने का तरीका क्या है, कहाँ आप शिकायत कर सकते हैं, कैसे उसे वापस पाया जा सकता है। साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम से जुड़े हुए आपके जो भी सवाल हैं, या जहां आप जिन चीज़ों से जूझ रहे हैं, उनके बारे में अपने सवाल ज़रूर पूछिए। इसका नंबर आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध है। बिल्कुल, तो सवाल भेजिए मनी 9 में, हेलो मनी 9 में कल जुड़िए और शाम को 7 बजे मेरे साथ जुड़िएगा। कल महंगाई का विश्लेषण लेकर मैं और अंशुमान जी आएंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम वो दिवाल